पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में 28 से लेके 22 दिसंबर 2023 के दौरान स्टॉक मार्केट और इससे रिलेटेड और पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं जो कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं, उन सब के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। जैसे कि हर हफ्ते इस सीरीज़ की एक वीडियो में इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट्स होती हैं और जो दीगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड ख़बरें होती हैं स्टॉक मार्केट से, उन सब को डिस्कस किया जाता है। और उस वीडियो सीरीज़ का मकसद भी यही है कि आपको बाखबर इन्वेस्टर बनाया जाए, क्योंकि एक बाखबर इन्वेस्टर ही कामयाब इन्वेस्टर बन सकता है। सबसे पहले हम इस हफ्ते की वीकली न्यूज़ अपडेट्स देख लेते हैं, जिसमें जो इस हफ्ते की पॉजिटिव खबरें हैं और साथ-साथ न्यूट्रल या नेगेटिव खबरें हैं, उनके ऊपर भी बात की जाएगी। सब्सीक्वेंटली फिर हम इस हफ्ते जो डॉलर की पीकेआर के अगेंस्ट एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रही, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ-साथ पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के फॉरेन रिज़र्व्स हैं, उसमें किस तरह की चेंज आई, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस, पाकिस्तान में गोल्ड की प्राइसेस और साथ-साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान जो केएसई 100 इंडेक्स की मूवमेंट रही, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पहली मुस्बत खबर है वो अटक रिफाइनरी के हवाले से है। पिछले हफ्ते की बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक अनाउंसमेंट के हवाले से, जिसमें अटक रिफाइनरी लिमिटेड ने ऐलान किया था कि उनके पास जो प्रीमियर गैसोलीन आयल है और हाई स्पीड डीजल एचएसटी है, इसके जो स्टॉक है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो डिस्टिलेंट जो प्लांट था उसको बंद किया था, क्योंकि मज़ीद ऑपरेशन उनके लिए जारी रखना मुमकिन नहीं थे जब तक कि उनकी जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज है उसको उसमें से जो भी ऑयल है उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनी उठा नहीं लेती। तो आज उन्होंने यानी इस हफ्ते में उन्होंने ये मुस्बत खबर दी है कि अब उनके ऑपरेशंस जो नॉर्मल ऑपरेशंस है वो रिस्टोर हो गए हैं, रिज़्यूम हो गए हैं, क्योंकि जो भी उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई जो नंबर ऑफ स्टॉक्स थे उसको उठा लिया गया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की तरफ से। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर बिज़नेस कंटिन्यूटी होती है तो उसी में अटक रिफाइनरी का भी और जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनका भी फ़ायदा है और उसी हिसाब से इन्वेस्टर को भी फ़ायदा है। अब जो दूसरी खबर है वो एक ऐसी कंपनी के बारे में है जो कि वैसे तो कोई बहुत पॉपुलर कंपनी नहीं है फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में लाया करती है, डंडोट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। लेकिन अच्छी खबर इसकी ये है कि इसने अनाउंस किया है कि इसका जो बीएमआर है, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रीबैलेंसिंग, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और अब इसकी जो बीएमआर है उसकी तकमील के बाद अब कंपनी अपने जो बिज़नेस ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ हैं उनको रिज्यूम करेगी। और अच्छी चीज़ ये है कि अब इस बीएमआर की कंप्लीशन के बाद इनके जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट करेंगे। एनवायरनमेंटल फ्रेंडली तरीके से ये सीमेंट की हाई क्वालिटी सीमेंट को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने की पोजीशन में होंगे। तो ये पाकिस्तान की इकानमी के लिए और इस कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी कंपनीज़ अगर अपने आप को मॉडर्नाइज़ करती हैं, अपने प्लांट्स को जो जदीद तकाज़े हैं उससे हम-आहंग करती हैं और फिर उसके बाद बेहतर ऑपरेशंस करती हैं, तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा होता है उस कंपनी को भी और ओवरऑल मुल्क की इकानमी को भी। अब जो अगली खबर है वो टेलीकार्ट के हवाले से है। टेलीकार्ट लिमिटेड ने ऐलान किया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सुपरनेट लिमिटेड में जो टेलीकार्ट के 81.18% शेयर्स हैं उसको बेचने के हवाले से अप्रूवल दिया है। और ये जो बेच रहे हैं वो एचसीएल को, यानी हॉलमार्क कंपनी लिमिटेड को बेच रहे हैं, जो कि इटसेल्फ इनकी एक सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो इस खबर को एक न्यूट्रल खबर ही कह लें, क्योंकि जो सेल हो रही है ये भी अपनी ज़ेली कंपनी को ही हो रही है। लेकिन इन एनी केस अब ये इम्पोर्टेंट है कि सुपरनेट में से अगर टेलीकार्ट एग्ज़िट कर रही है और वो भी फुल जितने भी शेयर्स थे वो सारे, तो अब देखना ही होगा कि आगे अब टेलीकार्ट या किसी दूसरे वेंचर में या कहाँ पर अपने इस पैसे को इन्वेस्ट करके बेहतर तौर पे प्रॉफ़िटेबिलिटी की तरफ जा सकती है। अब जो अगली खबर है वो टीपीएल कॉर्पोरेशन के हवाले से है। इस हवाले से एक खबर मैंने इसी सीरीज़ में कुछ दिन पहले शेयर की थी कि टीपीएल और अभी प्राइवेट लिमिटेड, ये जो 2 कंपनीज़ हैं, ये इश्तराक के साथ एक फिंका माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसके जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं उसको हासिल करने के लिए इन्होंने कोशिशें की हैं। तो अब उसके हवाले से इनको स्टेट बैंक की तरफ से एक अप्रूवल मिला है कि ये अब प्रोसीड कर सकते हैं फॉर द ड्यू डिलिजेंस। तो ये इसमें अब ड्यू डिलिजेंस के बाद फिर ये मज़ीद जो भी सब्सीक्वेंट स्टेप्स हैं उसकी तरफ जाने की पोजीशन में होंगे। ओवरऑल ये एक अच्छी खबर है टीपीएल के लिए, क्योंकि अगर ये इस सेगमेंट के अंदर भी एक माइक्रो फाइनेंस बैंक को ऑन कर लेते हैं
तो ऑब्वियसली इनकी जो बिज़नेस की जो डायमेंशंस हैं उसमें इज़ाफ़ा होगा और सब्सीक्वेंटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इसके जो बिज़नेस के रेवेन्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें मज़ीद मुस्तहकम होंगी। अब इसके बाद जो एक और कंपनी जिसकी खबर है, ये भी डिफ़ॉल्टर लिस्ट में है, हेस्कोल। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम्स के लिहाज से ये बहुत मशहूर कंपनी है ट्रेडर्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इस कंपनी के आप डेली अगर देखें तो कुछ एक कंपनीज़ हैं जिनके बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे थे, उसमें एक हेस्कोल भी है। तो इस कंपनी की जो पोटेंशियल एक बायर है या एक इन्वेस्टर है, मिल्लत एनर्जी ग्रुप विद मिल्लत होल्डिंग। तो वो इस कंपनी के 76% शेयर खरीदने के हवाले से उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो इंटेंशन है वो शो की थी। तो अब खबर ये है कि इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको इसके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, इख्तियार दे दिया है कि वो इस इन्वेस्टर कंपनी को यानी मिल्लत एनर्जी को ड्यू डिलिजेंस शुरू करने के हवाले से इनवाइट कर सकते हैं और सब्सीक्वेंटली जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायर्ड एक्सेस चाहिए जिस जिस चीज़ की भी एज़ पार्ट ऑफ दिस ड्यू डिलिजेंस, तो वो सारी वो कर सकते हैं। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। हास्कोल जो कि कुछ अरसे से सफ़र कर रहा है, प्रॉब्लम्स में है। तो अगर इस कंपनी की ओनरशिप चेंज होती है फ्यूचर में और ये जो ड्यू डिलिजेंस के बाद अगर मिल्लत एनर्जी ग्रुप्स को बाय कर लेता है 76% की मेजॉरिटी शेयर्स को, तो वी कैन एक्सपेक्ट के जो मैनेजमेंट की चेंज होती है, ओनरशिप चेंज होती है, तो उसके बाद चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाया जाता है। ऑब्वियसली कोई भी अगर बड़ा ग्रुप किसी कंपनी को ले रहा होता है तो वो फ़ायदे के लिए ले रहा होता है, घाटे का सौदा कोई भी नहीं कर रहा होता। और अगर वो इसको ख़रीदते हैं तो डेफ़िनेटली इसके बिज़नेस को रीवैम्प करके इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डेट के हवाले से और दीगर मामलात, उनको बेहतर करके इसके बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए एफ़र्ट्स कर सकते हैं। तो वो फिर शेयर होल्डर्स के लिए भी एक पॉज़िटिव चीज़ हो सकती है। अब कुछ दीगर मुतफ़र्रिक़ पॉज़िटिव ख़बरें हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें पहली ख़बर ये है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से $350 मिलियन की मंज़ूरी दी गई है पाकिस्तान के लिए। तो ये एक अच्छी ख़बर है। ऑब्वियसली इसको एक स्पेसिफ़िक डोमेन के अंदर स्पेसिफ़िक जो पर्पसेज़ होते हैं उसी में यूटिलाइज़ किया जाएगा। लेकिन इन एनी केस अगर अप्रूवल हुई है और वो पैसा पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान में डॉलर्स का इनफ्लो आता है, तो वो एक अच्छा असर इकॉनमी पे ओवरऑल डालेगा ही। उसके बाद जो दूसरी मुस्बत खबर है वो ये है कि एक्सचेंज कंपनीज़ जो हैं उनके ज़रिए जो ज़र मुबादला के हुसूल है, उसमें 10 से 15% इज़ाफ़ा हुआ है। और ये एक बड़ी अच्छी खबर है रेमिटेंसेस के हवाले से, क्योंकि और ये जो इज़ाफ़ा हुआ है ये जो रीसेंट करेक्टिव एक्शंस लिए गए थे और जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शंस लिए गए थे ग्रे मार्केट को, ब्लैक मार्केट के को रोकने और हुंडी के कारोबार को कर्ब करने के लिए, तो उसका ये मुस्बत असर हमें अब देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में चूँकि बैंक्स हमारे खुद ही एक्सचेंज कंपनीज़ भी बना रहे हैं, तो उसकी वजह से सूरत-ए-हाल मज़ीद बेहतर होने के चांसेस हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मार्केट्सवेव्स डॉट कॉम ने, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ सेक्टर्स की टॉप 100 कंपनीज़ के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मार्केट्सवेव्स डॉट कॉम इलियट वेव प्रिंसिपल को यूज़ करता है, जो कि वर्ल्ड वाइड टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन टूल कंसिडर किया जाता है। marketswaves.com पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज के हवाले से आपको बेहतरीन टेक्निकल डेटा फ्राहम करता है और इसकी बेसिस पे आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर एनालिसिस करके बेहतरीन स्टॉक्स का इंतखाब कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को कामयाब बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट प्लान्स हैं जिसके मुताबिक आप अपनी जो भी रिसर्च है वो यहाँ पे कर सकते हैं और बेहतर पोजीशन बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे OGDC को देखें तो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन इलियट वेव प्रिंसिपल वो बियरिश है और साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी यहाँ पर और जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर की जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं और एक कामयाब ट्रेडर के तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद जो अगली मस्बत ये मुतफ़र्रिक़ ख़बर है वो नवंबर में आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से है कि आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो इस नवंबर में जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसके सेकंड हाईएस्ट लेवल पे यानी 259 मिलियन डॉलर पे पहुंची हैं। इससे पहले तकरीबन 20 या 22 महीने पहले 260 मिलियन था जो कि हाईएस्ट था। तो ये सेकंड हाईएस्ट है और ये एक मुस्बत चीज़ है कि आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही है। उसके बाद अगली जो मुस्बत ख़बर है इसमें वो नवंबर में अकाउंट जो हमारे करंट अकाउंट है वो डेफिसिट की बजाय सरप्लस में चला गया है 9 मिलियन डॉलर के साथ। अक्टूबर में देखें और पिछले कुछ अरसे में तो करंट अकाउंट डेफिसिट में थे। लेकिन इस करंट अकाउंट सरप्लस को कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि इसकी जो बैक एंड पे रीज़न है उसमें जो मेजर रीज़न है वो इंपोर्ट्स में कमी है। इंपोर्ट से कदगन लगा के या उसको कर्ब करके उसको कम करके हम करंट अकाउंट डेफिसिट को तो कम कर सकते हैं, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं होता।
करंट अकाउंट अगर हमारा सरप्लस में इस वजह से जाए कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ होगी। सिर्फ़ इम्पोर्ट्स एक ऐसी इकॉनमी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ़ द बिज़नेसेस इम्पोर्ट के ऊपर ही चल रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट करते हैं, तो उस केस में अगर आप इम्पोर्ट कम करके करंट अकाउंट सरप्लस ले भी जाते हैं, तो कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट वो नहीं होगी। और इसके बाद जो आखिरी मुस्बत ख़बर है वो मौजूदा फ़ाइनेंशियल ईयर जो कि जून से स्टार्ट हुआ था, जुलाई से, उस हवाले से है कि इसके जो पहले 5 माह हैं यानी जुलाई से नवंबर तक, उसमें जो एफडीआई है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में, वो 8% बढ़ी है। ये बड़ी मुस्बत ख़बर है क्योंकि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही हमारे मुल्क को इस मुश्किल सूरत-ए-हाल में बेहतर तरीके से बचा सकती है। क्योंकि फ़ॉरेन इन्फ्लोज़ अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उसके 2-3 ही सोर्सेज़ होते हैं। एक तो रेमिटेंसेज़ हैं जो हमारे ओवरसीज़ भेजते हैं, वो एक डायरेक्ट हमारे लिए पॉज़िटिव सोर्स होता है। सेकंड जो सोर्स होता है वो हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसकी बेस पे जो हमें उसके मद में पैसे आते हैं, तो वो एक मुस्बत एडिशन होती है। और तीसरी जो होती है वो हमारी लोन्स होते हैं जो कि वैसे तो वक्ती तौर पे हमें एक अच्छा फ़ायदा दे जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके ऊपर फिर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की मद में हमें अच्छा खासा फ्यूचर में उसका नुकसान होता है। और जो ये चौथी चीज़ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर ये आती है तो ये बहुत अच्छी और मुस्बत चीज़ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बाहर से जितनी आएंगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे हमारी जॉब मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेंगी, साथ साथ फ़ॉरेन इन्फ्लो आएगा। तो और पाकिस्तान के अंदर अगर यहाँ पे इकानमी इंडस्ट्री लगती है, यहाँ पर बिजनेसेस आके पैसा लगाते हैं, तो ओवरऑल उसका मुल्क को फ़ायदा होगा। अब हम कुछ नेगेटिव खबरें भी देख लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें मुस्बत ही नहीं हुई इस हफ्ते के दौरान। उसमें जो पहली नेगेटिव खबर है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी इदारा शुमारियात ने जो डेटा जारी किया है, उसके मुताबिक जो इस रवां माली साल है इसके जो पहले 5 माह हैं जुलाई से नवंबर तक, उसमें जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो गुज़श्ता साल के इसी पीरियड के मुकाबले में 6.5% कम हुई हैं। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है क्योंकि टेक्सटाइल एक मेजर सेक्टर है। आईटी और टेक्सटाइल 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसकी एक्सपोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट्स की बेसिस पे हम काफ़ी सारा पैसा डॉलर लेके आ रहे होते हैं। तो इसमें कमी हो रही है, तो दूसरी तरफ दूसरे ममालिक जो हमारे कंपटीशन में हैं, बांग्लादेश वगैरह, अगर वहाँ की एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की बढ़ रही हैं, हमारी कम हो रही हैं, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब जो दूसरी खबर है वो एक ब्रोकरेज फर्म है आरिफ हबीब लिमिटेड, उसका जो डेटा है उसके मुताबिक नवंबर का जो महीना है इसमें हमारी जो बिजली की पैदावारी लागत है उसमें 19.7% का इजाफा हुआ है कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर। और ये एक अच्छा खासा इजाफा है कॉस्ट में। और इसमें जो बड़ी रीज़न है वो जो सोलर, न्यूक्लियर और विंड बेस्ड प्रोडक्शन है उसमें कमी है। तो वैसे तो विंटर के अंदर वैसे भी जो सोलर बेस्ड प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, लेकिन विंड, न्यूक्लियर ये जितने भी सोर्सेज हैं इससे जो कमी है, क्योंकि अगर इसके मुतबादल फिर देखें तो कोल बेस्ड कोल की प्राइसेस बढ़ी हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में। अगर बात की जाए कोल बेस्ड या फिर RLNG या फर्नेस ऑयल बेस्ड जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है या उनकी जो कॉस्ट होती है बिजली की प्रोडक्शन की वो ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि हमारे जो जब भी हम इन्वेस्ट करें इवन के इस तरह की पावर जनरेशन की कंपनीज़ में, तो हमें देखना चाहिए कि उनका जो सोर्स है वो क्या है, वो मीडियम क्या है जिसके लिए वो बिजली बना रही है। अब जो तीसरी खबर है ये इतनी मनफ़ी या नेगेटिव खबर तो नहीं होगी, लेकिन ये फिर भी मैंने इसी कैटेगरी में इसलिए डाली है कि बहरहाल इसको आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं और पॉजिटिव भी। वो MTL यानी मिलर ट्रैक्टर के हवाले से है कि इसकी जो प्लांट है वो 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 4 दिन इंक्लूसिव अगर बात की जाए तो ये बंद रहेगा। लेकिन इसकी जो बंदिश की रीज़न उन्होंने बताई है वो एनुअल मेंटेनेंस है। तो एनुअल मेंटेनेंस की वजह से अगर प्लांट बंद है तो ऑब्वियसली इन 4 दिनों में उसका बिज़नेस नहीं होगा, कोई नई वो अपनी प्रोडक्ट्स यानी कि जो ट्रैक्टर्स वगैरह बनाते हैं वो नहीं बना रहे होंगे। उस लिहाज से तो ये नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि कंपनी अगर मेंटेनेंस कर रही है और मेंटेनेंस के बाद नेचुरली ये होता है कि प्लांट्स बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो ईयर एंड पे अगर रूटीन की कोई मेंटेनेंस हो रही है तो इसको हम एज सच नेगेटिव नहीं कहेंगे। ऑब्वियसली इसके मुस्बत नताइज ही निकलते हैं, मुस्बत असर पड़ता है कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे इन फ्यूचर। अब इसके बाद अगर हम रिज़र्व्स की बात करें तो यहाँ पर एक हमें नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर से लेके अब तक का जो डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है वो 15 दिसंबर का स्टेट बैंक ने जारी किया। तो उसमें जो कमर्शियल बैंक्स प्लस स्टेट बैंक के पास जो रिज़र्व्स हैं उन दोनों का क्यूमुलेटिव देखें तो जो पिछला हफ्ता था यानी 8 दिसंबर का डेटा है उसके मुकाबले में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमें देखने को मिला है। रिज़र्व्स में 12.07 बिलियंस इन USD टर्म्स हमारे रिज़र्व्स हैं।
तो ये डिक्लाइन जो है ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अभी भी 12 से ऊपर मैं अक्सर कहा करता हूँ इस वीडियोज़ में कि जब तक ये 12 से ऊपर है, आप देख सकते हैं कि 13 10 से लेके अब तक ये एक लंबा अरसा है, ऑलमोस्ट मोर देन 2 मंथ्स। तो इसमें हमारा जो रिज़र्व्स हैं टोटल वो 12 से ऊपर ही है बहरहाल। और अब अगर जनवरी में आईएमएफ की तरफ से ट्रांच मंजूर हो जाती है और वो पैसा भी आ जाता है और दीगर ज़राए से भी अगर कुछ पैसा आ जाता है, तो हम अगर सस्टेन कर लेते हैं 12 बिलियन डॉलर्स को टोटल एक्यूमुलेटिव, तो बहरहाल ये फिर मुस्बत ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है और मज़ीद गिरावट आती है, तो दैट कैन बी समथिंग टू वरी अबाउट। अब इसके बाद अगर हम पीकेआर के अगेंस्ट यूएसडी देखें, तो बहरहाल यहाँ पर हमें मुस्बत चीज़ ये देखने को मिली कि ये पूरा हफ्ता भी डॉलर के अगेंस्ट पीकेआर मुस्तहकम रहा, बढ़ता रहा। और 18 दिसंबर को देखें तो 200 इंटरबैंक में 283 रुपये 21 पैसे पे था डॉलर। और फिर हर दिन आप देखें तो इसमें कमी आई और आज यानी 22 दिसंबर को 282 रुपये 53 पैसे। तो कुल मिला के आप देखें तो तकरीबन 74 पैसे का डिक्लाइन आया है डॉलर की प्राइस में अगेंस्ट पीकेआर। तो ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम डॉलर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और दूसरी जो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है वो ये है कि ये आपको जो वो होता है ना कि एक-एक दिन में 5-5 6-6 रुपए कम हो जाना, अ, तो वो थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल लग रहा होता है, थोड़ा-सा मैनिपुलेटेड लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो डिक्लाइन भी आ रहा है डॉलर की प्राइस में वो ऑर्गेनिक लग रहा है, क्योंकि कोई बहुत बड़े डिक्लाइन्स नहीं है। कुल पूरे हफ्ते में भी 1 रुपए से कम डिक्लाइन है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल करेंसी होगी, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको डॉलर के अगेंस्ट पीकेआर में मिलेगी, उतना ज़्यादा लोग फिर अ, इसके इस पे ट्रस्ट करेंगे और जो हमारे रेमिटेंसेज़ हैं, वो भी लीगल चैनल के ज़रिए आ रहे होंगे। प्लस इन्वेस्टर्स को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जो हमारी कंपनीज़ होती हैं, जो बिज़नेसेस कर रही हैं, जो रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट कर रही होती हैं, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरह उसको एडजस्ट करें। एक हफ़्ते में कुछ और, दूसरे हफ़्ते में अगर बिल्कुल ही यकसर बदल जाए प्राइस, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको फिर मसला पेश आता है। लेकिन अगर प्राइसेज़ मुस्तहकम रहती हैं, तो वो एक पॉज़िटिव चीज़ होती है। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस को देखें, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिप्स हमें नज़र आई थी कुछ अर्सा पहले और 72 तक चला गया था, 73 तक इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल। लेकिन अब दोबारा से प्राइसेस जो है ना ऑयल की ऊपर जाना शुरू हो गई हैं और इस वक्त 79.8 पे जा चुका है। तो ये कोई मुस्बत ख़बर नहीं है हमारी इकानमी के लिए, बीइंग हैवी इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये अगर इसकी कीमतें इस तरह ऊपर जाती हैं, तो उसका सीधा-साधा एक नेगेटिव असर पड़ता है, हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ जाते हैं। तो ये अब देखना ये है कि अब इंटरनेशनली ये मार्केट इंटरनेशनली जो ऑयल की प्राइसेज़ हैं ये मार्केट में किस साइड पे ड्रिवन होती हैं। तो अगर तो ये 80 से नीचे ही रहती हैं, तो फिर तो अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ से मज़ीद ऊपर जाती हैं, चूँकि हर 15 दिन के बाद हमारे मुल्क में कंज्यूमर्स के लिए भी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो रिवाइज़ होती हैं, तो वहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर उस सूरत में गवर्नमेंट को ऑयल की पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये नीचे रहता है या कुछ मज़ीद कोई मेजर यहाँ पे अपसर्ज हमें देखने को नहीं मिलती, तो वो हमारे लिए मुस्तहकम होगा। वो एक पॉज़िटिव चीज़ होगी और हमारी इकानमी के लिए वो एक मुस्बत शगुन होगा। अब इस हफ्ते के दौरान अगर हम केएसई 100 इंडेक्स की बात करें, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें आपको सारी की सारी 5 दिनों की रेड कैंडल्स देखने को मिलेंगी। और मुझे इन रेड कैंडल्स और यहाँ पर ये देखते हुए कि 66,000 से गिर कर 61,000 पे इंडेक्स आ गया। ये 5,000 तकरीबन 5,000 पॉइंट्स की जो कमी है, इससे भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक लग रही है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स का गिरना है। क्योंकि आप यहाँ देखें कि 18 और 19 के वॉल्यूम्स तो बहरहाल फिर भी ठीक रहे, लेकिन फिर मुसलसल आपको डिक्लाइन नज़र आ रहा है वॉल्यूम्स के अंदर अगले 3 दिनों में। तो वॉल्यूम्स कम होना किसी भी लिहाज से नेक शगुन नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पिछले कुछ अरसे में हमारे वॉल्यूम्स बढ़े हैं, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो अगर वॉल्यूम्स गिरते हैं, तो दैट मीन्स के इंटरेस्ट यहाँ पर कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगा कि वॉल्यूम्स कम होने की एक वजह ये भी है कि वैसे भी ईयर एंड हो रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए या दीगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए, तो एक क्लोजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो जनवरी के बाद दोबारा से चीज़ें वो उन्होंने अपनी पोजीशंस बनानी होती हैं और वहाँ पर जाकर हमें दोबारा से फिर एक्टिविटी नज़र आती है। तो बहरहाल इलेक्शन के हवाले से भी जो ख़बरें हैं वो अब तक तो ठीक ही आ रही हैं कि मुतवक्का तौर पर इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से 2 दिन एडिशनल उन्होंने बढ़ाए हैं। तो फ़रवरी में ही अगर इलेक्शन हो जाते हैं और चीज़ें बेहतर होती हैं, स्मूथ इलेक्शंस होते हैं, फेयर इलेक्शंस होते हैं, ऑल्दो कि उसके ज़्यादातर चांसेस नहीं होते पाकिस्तान में। और अगर एक्सेप्टेबल इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं और आईएमएफ के साथ भी हमारी आगे मज़ीद बात चल जाती है,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो एक्सपेक्टेड हैं वो भी आ जाती हैं, सारी चीज़ें अगर ट्रैक पे रहती हैं, तो फिर तो देयर इज़ नो रीज़न कि इंडेक्स मज़ीद ऊपर जाए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो फिर इंडेक्स मज़ीद नीचे आ सकता है। और अगर अभी की बात की जाए, तो ये तो करेक्शन है जो कि ड्यू थी काफ़ी अरसे से, और ये होनी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि मुसलसल इंडेक्स ऊपर जा रहा था एक लंबे अरसे से। यहाँ पे आप तकरीबन सितंबर 1 से आप देखें, तो इंडेक्स की मुसलसल एक आपको अपवर्ड मूवमेंट या बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा था। तो इस पे करेक्शन तो आनी ही आनी थी, सूनर और लेटर। तो अब ये करेक्शन कितनी आती है और कहाँ पर दोबारा से बायर्स जंप इन करते हैं और दोबारा इंडेक्स ऊपर जाता है, वो इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पर जो टेक्निकल्स होते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन इन जनरल बात की जाए तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उसकी बेसिस पे आगे चलकर डिसाइड होगा कि इंडेक्स की मूवमेंट क्या होनी है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ कन्वे की गई है आपके लिए यूज़फुल होगी और आपको बेहतर इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में मदद देगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।